अस्सलामुअलैकुम मैम। वालेकुम सलाम। क्या हाल? तो स्लाइड्स ओके बेटा, आपको अगर किसी भी स्टूडेंट को कहीं पे कोई आवाज़ का प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा। स्क्रीन शेयर आप सबके साथ हो रही है। आई होप कि आप सबको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। फिर भी इन केस अगर आपको प्रॉब्लम पेश आती है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट एग्रीकल्चर पैटर्न। मैंने को बताया था हम लोग इशू इन पाकिस्तान इकॉनमी का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। इशू में हम लोगों ने सारे इशूज जो हैं वो वन बाय वन देखने हैं। सबसे पहले हम लोगों ने एक सर्वे देखा है प्रॉपरली कि सर्वे क्या था और जो 2020 का अस्सलाम था। वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम जैद। जैद, बाकी क्लास एंटर है बेटा आपकी? मैम बाकी सारे सो रहे हैं या फिर बारिश एंजॉय कर रहे हैं। चलिए बेटा, मैं लेक्चर कंटिन्यू है, ठीक है। ड्यूरिंग लेक्चर आप लोगों ने कोई कन्वर्सेशन नहीं करनी, ठीक है। यू हैव ओके टू अटेंड मैम। माई लेक्चर एट द एंड ऑफ लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी आई विल रिजॉल्व इट। ओके, एग्रीकल्चर पैटर्न बेटा आज हम लोगों ने पढ़ना है। लास्ट में बता रही हूँ, लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने जो पढ़ा है वो था, हम लोगों ने सर्वे अपना देखा था, ठीक है। सर्वे हम लोगों ने देखा था, पाकिस्तान का हर ईयर जो है वो सर्वे आता है, ठीक है, कि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं वो कहाँ लाई कर रहे हैं और हमारी जीडीपी की जो करंट सिचुएशन है वो क्या है। जीडीपी भी मैं आपको बता चुकी हूँ, लेट मी रिपीट इट अगेन। जीडीपी आपके पास होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि आप एक साल के अंदर जो है आपकी इकोनॉमी में कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं। आज जो हम लोगों ने इशू देखना है दैट वन इज़ एग्रीकल्चर पैटर्न। एग्रीकल्चर पैटर्न डेफिनेटली हमें पता है कि पाकिस्तान 1947 में स्टार्ट हुआ था, तो हम 1947 से स्टार्ट लेंगे और आहिस्ता आहिस्ता देखते जाएंगे किसका पैटर्न क्या था और अब ये कहाँ पे जो है वो लाई कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लैंड रिफॉर्म्स वर इंट्रोड्यूस्ड इन 1947। जब पाकिस्तान बना साथ ही लैंड रिफॉर्म्स जो थे वो इंट्रोड्यूस हो गए थे। बेसिकली लैंड रिफॉर्म्स जो है आपके पास एक ऐसी चीज़ है कि मतलब आपने लैंड को की रिफॉर्मेशन कैसे करनी है। अब यहाँ पे सेकंड पॉइंट में आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। A landlord cannot have land more than 150 acres। तो एक जो लैंडलॉर्ड कहते हैं मालिक मकान को, ठीक है, वो पर्सन जिसकी ज़मीन के ऊपर अथॉरिटी होती है, लीगल अथॉरिटी होती है, ठीक है, उसको अलाउ ही नहीं था कि वो 150 एकड़ ज़मीन जो है उससे ज़्यादा ज़मीन रखे। अब ये 150 एकड़ ज़मीन कौन सी है? केनाल इरीगेटेड, ठीक है। और वो 300 सिंपल जो था इरीगेटेड लैंड रख सकता था और 450 एकड़ जो था वो बैरन लैंड कहते हैं बंजर ज़मीन को, ठीक है। इससे ज़्यादा वो ज़मीन जो है वो उसके नाम पे नहीं हो सकती थी। एक रिफॉर्म किया गया था, अगर उसके नाम पे से ज़्यादा ज़मीन होती थी तो उसको वो गरीबों में तकसीम कर दिया जाता था, ठीक है। और एक बहुत प्लस पॉइंट था, क्योंकि अगर आजकल की हम अपनी इकॉनमी में देखें तो मतलब जो अमीर तबका है वो अमीर से अमीर तर है, उसके पास बहुत ज़्यादा जो है वो अमाउंट में करेंसी मौजूद है, लैंड है, मतलब कहाँ कहाँ उसकी ज़मीनें होती हैं, इवन तो उसको खुद को नहीं पता होता कि वहाँ पे उसकी जो है लैंड है, ठीक है। और जो गरीब है उस बेचारे के सर पे जो है वो छत भी नहीं होती रहने के लिए। तो ये जो था रिफॉर्म इसी पर्पज़ के लिए क्या किया गया था, ताकि जो हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में इक्वालिटी आए। क्योंकि बेसिकली जो काम है वो कौन कर रहा है? वो तो एक गरीब बेचारा फार्मर कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो कर किस पे रहा है? वो अमीरों की ज़मीन पे कर रहा है, लैंडलॉर्ड्स की, ठीक है। तो इसीलिए ये रिफॉर्म किया गया था कि ताकि कुछ हिस्सा जो है वो गरीब के हिस्से में भी आ जाए, फार्मर के हिस्से में भी आ जाए और वो अपनी काश्तकारी भी कर सके। ये 1947 में जो था, जब पाकिस्तान बना था, तो इस तरह के रिफॉर्म थे। नेक्स्ट अयूब खान का दौर आ गया था, ठीक है। अयूब खान का आपने नाम सुना होगा, ठीक है। अयूब ने जो था लैंड रिफॉर्म्स किए थे 1959 में। 1959 में अयूब खान के जो थे वो रिफॉर्म्स हुए थे। सबसे पहला इसका जो रिफॉर्म था, इसने जागीर से यहाँ पे लिखा हुआ है जागीरदाना निज़ाम। अगर आप में से कोई जो है वो गांव में आना जाना होता हो, आप लोग की ज़मीनें हो, तो आप लोग को ज़्यादा बेहतर पता होगा तो जागीरदाना निज़ाम क्या होता है। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ मैं। जागीरदाना निज़ाम बेसिकली हमारे पास होता है कि एक ही बंदा जो है वो पूरी प्रॉपर्टी पर जो है वो कब्जा करके बैठा होता है, ये सारा कुछ मेरा है, ठीक है। वहाँ पे उसने किसान मतलब गांव के जितने भी गरीब तबका होता है उसने अपने अंडर किया होता है और उनसे वो जो है वो काम ले रहा होता है, ठीक है।
अब काम लेने के बदले में उनको जो है वो सैलरीज भी नहीं मिल रही होती है, उनको यही है कि जब मतलब फसल से थोड़ी बहुत अनाज मिल जाता है, ठीक है, और वो इसी में जो है वो किसान जो है सेटिस्फाई हो जाता है। अगर सेटिस्फाई ना भी हो उसको बेटा खुद को जो है आमना अपना माइक ऑफ करें, आप म्यूट करें। मिनिमाइज उसको जो है वो करना पड़ता है बेटा, ठीक है। और जागीरदाना निज़ाम यही है कि आप जो है वो वहाँ पे जो है अपनी मर्जी से जो है चीज़ों को ऑक्यूपाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है क्रिएशन ऑफ पूल्स, ठीक है। अक्सर आपने देखा होगा पानी जो मैम गांव है प्लीज वहाँ दोबारा पे रिपीट कर दें। कहाँ से बेटा? अयूब खान रिफॉर्म से। जी ओके ओके बेटा, अयूब खान रिफॉर्म्स, ठीक है। अयूब खान की हम बात कर रहे हैं। अयूब जो थे हमारे पास, ठीक है, ये मोहम्मद अयूब खान इनका नाम है। इन्होंने जो रिफॉर्म्स किए थे वो 1959 में किए थे। और इसके हम कुछ साइलेंट फीचर्स देखेंगे कि इनके रिफॉर्म्स क्या क्या थे। इन्होंने सबसे पहले तो जो थे वो जागीरदाना निज़ाम को जो था ख़त्म किया था, ठीक है, अपने रिफॉर्म्स में, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जागीरदाना निज़ाम नहीं होना चाहिए। जागीरदाना निज़ाम मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि आपके पास ये निज़ाम है कि आपके पास गाँव में जो मतलब जिसके पास ज़्यादा लैंड होती है वो जो है वो अपनी एक कहते हैं मर्जी वहाँ पे अपनी मिल्कियत बना के बैठा होता है। बाकी जितना वहाँ पे गरीब तबका होता है वो उसके अंडर होता है। इवन वो जो गरीबों के घर में मसले मसाइल भी होते हैं ना, वो भी उस जागीरदार निज़ाम में वो जो लैंड लॉर्ड होता है ना उसमें सारे टैकल करने होते हैं, ठीक है। और इन रिटर्न वो गरीबों को मिल क्या रहा होता है, जस्ट थोड़ा बहुत अनाज, मतलब उनका खाने पीने का एक्सपेंसेस पूरा हो रहा था। उसके अलावा अयूब खान ने जो नेक्स्ट सेकंड रिफॉर्म किया था वो था क्रिएशन ऑफ पूल। ये जो ट्यूबवेल्स हैं आपके पास गाँव में, आपने देखा होगा ट्यूबवेल्स चलते हैं, ठीक है, उनके फिर उन्होंने रास्ते बनाए होते हैं जहाँ से फसलों तक पानी जा रहा होता है, ठीक है। तो ये भी जो निज़ाम था अयूब खान ने ही जो था इंट्रोड्यूस करवाया था। इससे पहले ये निज़ाम नहीं था। लोग जो थे वो टोटली बारिश पर डिपेंड करते थे कि अगर बारिश होगी तभी फसलों को पानी मिलेगा, अदरवाइज़ जो थे फसलों तक पानी नहीं जाता था। तो ये भी एक जो बेटर था रिफॉर्म, ये भी अयूब खान ने इंट्रोड्यूस करवाया था। थर्ड अयूब खान ने जो करवाया था है काफ़ी ज़्यादा, मैं यहाँ पे जस्ट लिमिटेड जो है आपको लोग के साथ शेयर कर रही हूँ, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ रिज्यूम्ड एरिया, ठीक है। अब यूटिलाइजेशन ऑफ रिज्यूम्ड एरिया ये थर्ड पॉइंट था हमारे पास अयूब खान का। अयूब खान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि हमारे पास जितनी एक्स्ट्रा लैंड पड़ी हुई है, ठीक है, एक्सेस लैंड पड़ी हुई है गवर्नमेंट के पास, ठीक है, और वो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं हो रही तो उसको लीसिंग पे दे देना चाहिए। लीसिंग बेसिस क्या? मैम एक्सक्यूज मी स्क्रीन मैम, शेयर करें। जी स्क्रीन नहीं आपकी स्क्रीन शेयर शेयर। होगी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। जी। अब बेटा हुई है? यस मैम। ओके, यूटिलाइजेशन ऑफ रिज्यूम्ड एरिया, जो एरिया हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है ना जिसको गवर्नमेंट जो है किसी पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं कर रही है, तो वहाँ पे ये पॉलिसी बनाई गई थी कि गवर्नमेंट को जो है इस एरिया को यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। यूटिलाइज़ करने से क्या मुराद है कि वो इसको किसी ना किसी चीज़ का प्रॉफिट तो उसी को ही जाएगा, वो उसको लीसिंग पे दे दे। आप लोगों ने मॉर्गेज का सिस्टम भी पढ़ा होगा जिसको गिरवी कहते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मैं रिपीट कर देती हूँ। वो ये सिस्टम होता है कि लैंड आपकी ही होती है, आप उसको जस्ट लाइक ठेक का एक वर्ड यूज़ होता है, वॉइस को ज़्यादा अच्छी तरह से आइडिया होगा। ज़मीन को ठेके मैम पे, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। बेटा ज़मीन को जो है वो ठेके पे दे दिया जाता है, ठीक है। ठेके से मुराद होता है कि आपकी ज़मीन आपकी अपनी होती है, आप किसी दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट कर लेते हो कि ये ज़मीन मैं आपको दे रहा हूँ, आप इसके ऊपर जो मर्ज़ी जो है वो फर्टाइल करो, जो मर्ज़ी आप लगाओ, ठीक है। आपने मुझे एनुअली या आपने मुझे मंथली इतना पे करना है, ठीक है। ये दो पार्टीज़ के दरमियान में एग्रीमेंट होता है, ठीक है। और इसको ठेका कहा जाता है। ज़मीन जो है वो ऑनर की रहती है, एक तरह से उसको उस पर रेंट आ रहा होता है, ठीक है। तो इसके बाद हमारे पास जो थे रिफॉर्म्स आए थे, नेक्स्ट लैंड रिफॉर्म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के, ठीक है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बेसिकली जो रिफॉर्म्स किए थे वो किए थे 1972 में। 1972 में इसने जो थे वो रिफॉर्म्स किए थे। इसने कहा था जो टेंटेंट्स होंगे फ्री ऑफ चार्जेस होंगे, मतलब जो भी हमारे ठेके होते हैं वो फ्री ऑफ चार्जेस होंगे, उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ेगा। जितनी हमारी कमिटमेंट हो जाएगी सिर्फ वही पे करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके ऊपर एक्स्ट्रा कोई भी फ़ीस नहीं होगी, मतलब ना लीगल फ़ीस होगी ना गवर्नमेंट की इन्फ्लुएंस होगी। नेक्स्ट उसके जो रिफॉर्म्स है उसने कहा था कि सब डिवीजन्स होने चाहिए। सब डिवीजन किसको कहते हैं? जो तहसील होती है। अक्सर आपने देखा होगा ना कि आप किस सूबे में रहते हो, सूबे के बाद आपका जी वो आता है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, डिस्ट्रिक्ट के बाद आपकी तहसील आती है, ठीक है, कि आप किस तहसील से ताल्लुक़ रखते हो। तो तहसील बेसिकली आपकी
तहसील बेसिकली आपकी सब डिवीजन होती है। तो ये भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो है वो एरियाज़ को डिवाइड किया था ताकि जो है वो एक रिकॉर्ड रखा जा सके प्रॉपर्ली कि किस जगह पे कितनी ज़मीन है। अगर हम खाली प्रोविंस की बात करें तो एक बड़ी जगह का रिकॉर्ड रखना मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर वन। इसलिए जो था अस्सलाम वालेकुम मिस जवेरिया, जरा 1 मिनट खामोश हो जाइएगा। जी स्टूडेंट्स, ये आप लोग अपने एटिकेट्स का मुजाहरा कर रहे हैं, कितनी गलत बात है। यानी कि आज हम लोग ऑनलाइन लेक्चर्स ले रहे हैं और यहाँ पे आप लोगों की तरबियत का हमें पता चल रहा है कि कौन सा बच्चा कैसा है। तो आप क्या समझते हैं कि आपकी वॉइस से या आप लोगों को देखा नहीं जा रहा या कंट्रोल नहीं किया जा रहा, आप लोगों को हम सुन भी रहे हैं और आप लोगों के फोन नंबर से आप लोगों को वॉच आउट भी किया जा रहा है और ये भी देखा जा रहा है कि कौन से बच्चे की कौन सी आवाज है और किस तरह से वो कम्युनिकेशन कर रहा है। दिस इज नॉट फेयर। आप लोग किसी होटल में या किसी मजलिस में नहीं बैठे हुए जहां पे ये इस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपका टीचर आपके सामने है और आपको पता है कि टीचर जो होता है वो उसका ओहदा क्या है, पैगंबरों और वलियों के बराबर होता है। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को मैंने कल भी समझाया था लेकिन आप लोगों को समझ नहीं आ रही है। आप लोगों को मैंने कल भी कहा था कि मैं आप लोगों को वॉच आउट कर रही हूं, आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? बेटा आप लोग पढ़ने आए हो, इस तरीके से आप लोग कम्युनिकेट नहीं कर सकते हैं। ये जाहिलों का तरीका है। आप लोगों ने 14 साल गुजारे हैं अपने स्टडी पे, क्या सीखा? तो उन्हें ऐसा नहीं करते। अपना लेक्चर लें, उसके बाद टीचर आपको 10 मिनट या 5 मिनट देगा, उसमें आप लोग डिस्कशन करें। जो आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो आप डिस्कस कर सकते हैं। ड्यूरिंग लेक्चर आप डिस्टर्ब नहीं कर सकते अपने टीचर को और इस तरह से आप नहीं कर सकते हैं। इट मीन्स कि आप लोग अगर इकबाल को पढ़ें, उनका प्यामे मशरिक, तो उसमें उन्होंने एक बात बताई हुई है कि एक शख्स जो है, एक बूढ़ा आदमी दूसरे से मिला और उसने कहा कि क्या यहाँ पे कोई इंसान है? वो कहते हैं हाँ ये इंसानों की बस्ती है। कहते हैं मैं जहां पे नजर दौड़ा रहा हूं मुझे तो ये गाय भैंस बकरियां नजर आ रही हैं, ये मुझे जानवर नजर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं आप मेरी नजर से देखें ये इंसान है। वो कहते हैं